Right. So hello everyone, once again I welcome all of you in गेटवे क्लासेस। तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए हमने गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर एक कोर्स चलाया हुआ है जिस कोर्स का नाम है थर्मोडायनामिक्स। और आप सभी जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर्स में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जो तभी समझ में आएंगे जब आपको थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगा। सो दैट्स व्हाई यू नो थर्मोडायनामिक्स इज अ वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन के अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 के अंदर जो सिलेबस है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी, है ना। तो बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है एक्चुअली। यहाँ पर जो हमारा यूनिट नंबर 2 का जो सिलेबस है जिसके अंदर हम सेकंड लॉ और एंट्रोपी पढ़ेंगे, ये काफी स्कोरिंग हो जाता है ना। काफी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और समय कम लगता है इसमें, नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होंगे लेकिन आप ज्यादा स्कोर कर पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, है ना। उसके अंदर हम बहुत सारे बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि सिस्टम से स्टार्ट करते हैं उसको कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं। अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर क्या होगी, वर्क ट्रांसफर क्या होगी, अलग अलग प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए, फिर प्रोसेस के लिए, है ना, ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा है यूनिट नंबर 1 में, है ना। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है यूनिट नंबर 1 भी, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 को और यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस है आपका यूनिट नंबर 2 का। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस ही दिखाता हूं। तो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, है ना, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखना और आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, थर्मोडायनामिक्स को भी ऐसे पढ़ा जा सकता है क्या, है ना। जिन बच्चों को थर्मोडायनामिक्स में डर लगता है उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरा वीडियो लेक्चर एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, उसके बाद आप जज करना। चलो जी, तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है यूनिट नंबर 2 का, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज का हमारा टारगेट है, पहले तो हम माहौल बनाएंगे, है ना, लिमिटेशन समझेंगे। सेकंड लॉ को पढ़ने का पहले माहौल बनाएंगे थोड़ा सा, 1 मिनट में हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है फर्स्ट लॉ की, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, उसकी लिमिटेशन समझेंगे। और जो कि उसको जो पूरा करेगा कौन करेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कमी थी फर्स्ट लॉ के अंदर, वो सेकंड लॉ पूरा करेगा। और सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, है ना। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से हमको मिलता है कॉन्सेप्ट हीट इंजन का। तो पहले केल्विन प्लांक स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हीट इंजन को समझेंगे। फिर उसका दूसरा स्टेटमेंट आता है सेकंड लॉ का, क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो कि हमको देता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे साथ साथ में सीओपी, एफिशिएंसी की बात करेंगे और बात करेंगे सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलो जी, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि लिमिटेशंस, ये अच्छा जितने भी मैं टॉपिक्स आज पढ़ा रहा हूं, जितने भी टॉपिक्स आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, हर एक टॉपिक जो है AKTU में कई कई बार पूछा गया है। फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं आज के। एक सिंगल स्लाइड ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो कभी ना कभी AKTU एग्जाम में ना आई हो, कई कई बार एग्जाम में आए। इसलिए मैंने कहीं लिखा नहीं है कि AKTU का क्वेश्चन है, ये AKTU का टॉपिक है, मैंने ऐसा लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक स्लाइड में जो आपको टॉपिक, जो आपको यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है, ये कई कई बार AKTU एग्जाम में आ चुका है। तो लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन क्या होती है, माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ने सिर्फ इतना बताया था कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही तो इसको क्रिएट कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो या वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, है ना। कन्वर्जन तो पॉसिबल है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसने डायरेक्शन नहीं बताई थी कि कोई प्रोसेस हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डायरेक्शन नहीं बताई थी किसने,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने, एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट डज नॉट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो वो किसने बताई थी? वो किसने बताई थी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स which provides the direction for a particular process थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। इसी के अंदर हम लोग एंट्रोपी भी पढ़ेंगे। जब हम एंट्रोपी पढ़ लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि एंट्रोपी के थ्रू, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह से डायरेक्शन बताता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट गिव्स द डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। यहां पे देखना, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो पहले सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, उसके बाद जब एंट्रोपी पढ़ेंगे तब मैं आपको प्रूफ करूंगा कि इस तरह से एंट्रोपी का ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सेकंड लॉ ने इसकी डायरेक्शन बताई। एक्चुअली सेकंड लॉ से तो एंट्रोपी आती है, यस और नो। जैसे फर्स्ट लॉ से इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमको मिलता है, इसी तरह से सेकंड लॉ से हमको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, यस और नो। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको डायरेक्शन बताता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की। सो दैट्स व्हाई सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज डायरेक्शनल लॉ, इसलिए हम इसको डायरेक्शनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज और याद रखो, अभी तो हम सेकंड लॉ का माहौल बना रहे हैं, एक चीज और याद रखना है ना, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। हीट क्या है? लो ग्रेड एनर्जी है। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। अब हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये तो हम यूनिट नंबर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि हीट जो है दैट इज लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी एंड इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट। जब भी कहीं लिखा हो कि ये इट इज फाउंड दैट, इसका मतलब है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे गए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमको पता लगा, ऐसा पाया गया, है ना। It is found that the complete conversion of low grade energy, that is heat, into high grade energy, that is work, in a cycle is impossible। ये कह रहा है कि अगर हम साइकिल की बात करें, अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल के अंदर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। मतलब कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, 100% अगर आपके पास क्या है, 100 किलो जूल हीट है आपके पास, तो आप उसको 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल इन अ साइकिल, है ना। याद रखना, मैं साइकिल के लिए कह रहा हूं, ऐसा प्रोसेस के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रोसेस के लिए तो हमने बताया था आपको ये यूनिट नंबर 1 में कि डेल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। हमने बताया था कि ये है हमारा प्रोसेस की इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है? प्रोसेस की इक्वेशन है किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, यस और नो। अब मान लो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था आइडल गैस के लिए, तो ये क्या हो गया था? 0। तो यहां पर आप देखेंगे हीट ट्रांसफर की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी? वर्क ट्रांसफर के। आप तो बोलोगे सर देखो यहां पर हीट ट्रांसफर वर्क में कन्वर्ट हो गया, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, बट दिस इज फॉर प्रोसेस। ये तो प्रोसेस की इक्वेशन है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ साइकिल। इसको याद रखना, याद रखेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये काम का पॉइंट है, तभी समझ में आएगा कि जो हीट है 100% हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। इट इज फाउंड, ये पाया गया। चलो जी, तो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा अगली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आप समझेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। हो सकता है 2 नंबर में ये पूछ ले आपसे कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स क्या होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। देखो, फर्स्ट वन इज सोर्स एंड अनदर वन इज सिंक। एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, source is what? It is a reservoir which supply thermal energy without undergoing any temperature change। देखो भाई, ये आपका मान लो क्या है, एक सोर्स है। ये क्या है? आपका एक सोर्स है, और यहां क्या कर रहा है? ये कर रहा है एनर्जी सप्लाई। क्या कर रहा है? ये एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। यहां से हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिलती है ना। तो ऐसा रिजर्वायर, ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो क्या करता है? एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को सप्लाई करता है। यहां से ये हीट क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है।
और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हम बोलते हैं सोर्स, जहां से हमको थर्मल एनर्जी मिलती है, जहां से हमको लगातार हीट मिल रही होती है और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हम सोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे सन की अगर हम बात करें, सूर्य से हमको क्या मिल रही है, एक थर्मल एनर्जी मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। नाउ व्हाट इज सिंक? इट इज अ रिजर्वायर विच एब्जॉर्ब, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वर्ड, जो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, जो किसको, जो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी एनर्जी। मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करने वाला है, ये सिंक है। सिंक मतलब ये क्या करेगा, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो एनर्जी को क्या करता है, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम सिंक के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी बाइक है, स्कूटी है, कार है, बस है, ये क्या करती हैं, ये हीट को रिजेक्ट करती है, कहां पे, सराउंडिंग में। और केवल आपकी बाइक की वजह से क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, सराउंडिंग में क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो सराउंडिंग जो है वो क्या हो जाएगा, सिंक का काम करेगा, क्योंकि वो हीट को क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे यहां पे ये एलईडी लगी हुई है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो यहां से कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इस रूम के अंदर जा रही है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है इसमें से जो इस रूम का टेम्परेचर बदल जाए। अच्छा, ये हीट निकल के कहां जा रही है, इस रूम के अंदर जा रही है ना, इस रूम के अंदर, तो ये रूम क्या हो जाएगा, ये रूम क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो इस टीवी से, इस एलईडी से, इस डिजिटल बोर्ड से, इस मोबाइल से, इस कंप्यूटर से, इस कैमरे से जो हीट निकल रही है, ये रूम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके अंदर जो सराउंडिंग एयर है, ये क्या कर रही है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, ना के बराबर हो रहा है, अपने अंदर हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब। तो क्या हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, आपके घर में जो आपने मोबाइल लिया हुआ है ना अपने हाथ में, है ना, ये भी तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये हीट कहां जा रही है, सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग उस हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो सराउंडिंग क्या है, दैट इज अ सिंक। तो ये सोर्स होता है जो हीट को सप्लाई करता है, एक सिंक होता है जिसमें हीट रिजेक्ट होती है, जिसमें हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है। तो एक सोर्स और एक सिंक, ये दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं, और याद रखना टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इनकी इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। इनफाइनाइट कैपेसिटी मतलब सोर्स कितनी भी हीट सप्लाई कर देगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिंक कितनी भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं अभी तो हमने थोड़ा माहौल बना लिया है, किसका, सेकंड भूमिका बनाई है अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जीरोथ लॉ पढ़ा, जीरोथ लॉ एक ही लॉ एक ही स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ एक ही लॉ एक ही स्टेटमेंट, थर्ड लॉ पढ़ेंगे एक ही स्टेटमेंट होगा, एक लॉ होगा एक ही स्टेटमेंट होगा। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक लॉ है लेकिन स्टेटमेंट इसके दो हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो पहले केल्विन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्लॉसियस को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलो भाई तो पहले देख लेते हैं किसको, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। किसको, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। देखो भाई समझना बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। किसको, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को। देखो भाई यहां पे हमने क्या किया, यहां पर हमारी एक डिवाइस है, यहां पर एक डिवाइस है, ठीक है जी, एक डिवाइस है, और यहां पर एक सोर्स बना देते हैं, यहां पर बना देते हैं एक सोर्स समझते हो ना, जो क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है, जो थर्मल एनर्जी को सप्लाई करता है। हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर को हम T1 से लिखेंगे, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, हाई टेम्परेचर, भाई सोर्स है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हीट सप्लाई करेगा इस डिवाइस को, यस और नो, हीट सप्लाई करेगा Q1। टेम्परेचर एक सोर्स है, यहां पर एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, यानी कि एक सोर्स यहां पर हमने लिया हुआ है, जिस सोर्स का टेम्परेचर T1 है, हाई टेम्परेचर है, जो हीट को सप्लाई कर रहा होगा। T1 टेम्परेचर है, Q1 यहां से ये हीट को सप्लाई कर रहा है, इस डिवाइस के अंदर ये हीट जा रही है। ये एक साइक्लिक डिवाइस है, ये कैसी डिवाइस है, एक साइक्लिक डिवाइस है। तो ये जो डिवाइस आप यहां पर देख रहे हैं साइक्लिक डिवाइस, ये सोर्स T1 से एक Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, हीट को ये रिसीव कर रहा है, और इस हीट को ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर दिया इसने, और जितनी हीट ली थी इसने पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया।
पूरी की पूरी हीट को इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया। ये एक ऐसी साइक्लिक डिवाइस है जिसने किसी सोर्स से हीट रिसीव करी और उस हीट को, उस इनपुट को आउटपुट में, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये किसने बताया हमको? ये बताया हमको ये हमको बताया केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। यस और नो? स्टेटमेंट समझना, मैं कह रहा हूं आपको ऐसी डिवाइस अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो लॉ है, और जो लॉ का स्टेटमेंट होता है वी हैव टू फॉलो द लॉ, है ना। जो लॉ है उसका जो स्टेटमेंट है हमको फॉलो करना पड़ेगा उसको, है ना, हमको मानना पड़ेगा उसको। अगर नहीं मानना है तो उसको आप डिफेंड कीजिए कि ये गलत है। फिलहाल जो केल्विन ने बोला, केल्विन ने क्या बोला कि ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस। ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो साइकिल पे ऑपरेट करे, जो साइकिल पे ऑपरेट करे और हीट को, मतलब एनर्जी को एक्सचेंज करे विद अ बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो साइकिल पे ऑपरेट करे और लगातार वर्क प्रोड्यूस करे, लगातार वर्क प्रोड्यूस करे बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। कितने रिजर्वायर है यहाँ पे? केवल एक रिजर्वायर है ना। मैंने दो रिजर्वायर बताया आपको, एक सोर्स और एक सिंक। सोर्स जो हीट को सप्लाई करता है, सिंक जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कह रहे हैं केल्विन भाई साहब, कह रहे हैं कि भैया ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो लगातार साइकिल में वर्क प्रोड्यूस करती रहे केवल एक रिजर्वायर के साथ। मतलब यहां पर केवल एक सोर्स है, सिंक तो है नहीं, केवल एक ही रिजर्वायर है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर ऐसी डिवाइस पॉसिबल हुई तो उसको बोला जाता है क्या? PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। PMM1 हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 जब फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे तो PMM1 पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ तो PMM2 बोल रहे हैं इसको, जब थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो PMM3 बोलेंगे। देखो अब यहां पर देखना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये डिवाइस तो पॉसिबल ही नहीं है। एक रिजर्वायर के साथ लगातार वर्क प्रोड्यूस करना नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू व्हाट? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। दो अगर एक सोर्स होता और एक सिंक होता, मतलब सर सिर्फ और सिर्फ यहां पर हीट सप्लाई हो रही है, हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो ऐसी डिवाइस को बोला जाता है क्या? PMM2। ये पॉसिबल नहीं है तो इसलिए PMM2 पॉसिबल नहीं है। अगर PMM2 पॉसिबल हुआ तो PMM2 की एफिशिएंसी देखना कितनी आएगी। एफिशिएंसी कितनी आ रही है इस हिसाब से? इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट अपॉन इनपुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होता है यहाँ पे? वर्क, और इनपुट क्या है? Q1। लेकिन इसने करा क्या है? इसने तो पूरा का पूरा जो वर्क है ना, पूरा Q1 को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो W की वैल्यू तो Q1 है, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q1। तो यहां से अगर आप देखें तो एफिशिएंसी आ रही है इसकी 1, यानी कि 100% एफिशिएंसी आ रही है। तो PMM2 की एफिशिएंसी, PMM2 एक मशीन है, एक डिवाइस है जो कि हाइपोथेटिकल डिवाइस है, एक इमेजिनरी डिवाइस है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है PMM2 की? 100% होती है, क्योंकि PMM2 पॉसिबल ही नहीं है, PMM2 इम्पॉसिबल है, इसलिए 100% एफिशिएंसी इम्पॉसिबल है। आपने सुना होगा कि किसी भी मशीन की, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। यहां से पता लगता है, कहां से? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से। ठीक है जी। तो केल्विन के हिसाब से एक रिजर्वायर से काम नहीं चलेगा, केवल हीट सप्लाई से काम नहीं चलेगा, हीट सप्लाई भी होगी, हीट रिजेक्ट भी होगी, तब जाकर के हमको क्या मिलेगा? एक मशीन मिलेगी जिसका नाम है हीट इंजन। आगे देखेंगे हीट इंजन को। तो देखो जो मैंने आपको बताया है इस स्लाइड में पूरा कायदे से लिख दिया है, एक बार रीड करो जरा मेरे साथ। ये नोट्स आपको प्रॉपर नोट्स हैं, एकदम मिल जाएंगे गेटवे क्लासेस ऐप के अंदर, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक मैकेनिकल थर्ड सेम का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहां पर मैं इन नोट्स को आपको शेयर करूंगा। तो क्या कहा केल्विन ने? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो मैंने बोला अभी आपको, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल एंड विच प्रोड्यूसेस वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। एक रिजर्वायर से काम नहीं चलेगा, है ना। देखो यहां पर एक सोर्स लगा हुआ है, इसने हीट ली और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको तो PMM2 बोला जाएगा। If such kind of device would be possible, then this device is known as PMM2, and PMM2 is violation of Kelvin Planck statement. PMM2 किसका violation है? That is the
केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेशन है ना। ये मशीन क्या कर रही है, पीएमएम2 हीट ले रही है एक रिजर्वायर से और वर्क में कन्वर्ट कर रही है। एक ही रिजर्वायर है इसके पास, जबकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक रिजर्वायर से काम नहीं चलेगा नहीं, तो ये वायलेशन है किसका, PMM2 is the violation of Kelvin-Planck statement and hence PMM2 is impossible। ऐसी कोई भी मशीन जो किसी लॉ का वायलेशन कर रही हो दैट इज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल होगी। और PMM2 की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%, एंड हेंस 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि PMM2 पॉसिबल ही नहीं है। ये PMM2 क्या है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेशन है, पॉसिबल नहीं है। और PMM2 की एफिशिएंसी 100% होती है, इसलिए 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। चलो जी, तो अब एक काम करते हैं, एक रिजर्वायर की जगह 2 रिजर्वायर लगा देते हैं, एक सोर्स और एक सिंक, तब तो डिवाइस बन जाएगी ना। हीट एडिशन भी करा देंगे और हीट रिजेक्शन भी करा देंगे, तब तो मिल जाएगी ना आपको कोई डिवाइस। उस डिवाइस का नाम है हीट इंजन। देखो भाई, हीट इंजन क्या है समझना। एक आपके पास मशीन है जिसको आप बोल रहे हो यहाँ पे हीट इंजन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या, 2 रिजर्वायर। एक रिजर्वायर से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन 2 रिजर्वायर से तो काम चल जाएगा। हीट एडिशन भी करेंगे और हीट रिजेक्ट भी करेंगे। एक बार जरा डेफिनेशन पे नजर डालो, एक बार डेफिनेशन पे नजर डालो हीट इंजन की। तो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट्स रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इनटू द सिंक। एक सोर्स है यहाँ पे, सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा, ज्यादा होगा। ये देखो यहाँ पर एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर हमने मान लिया कितना है, T1 है। एक सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है, और T1 की वैल्यू क्या है, T2 से ज्यादा है, क्योंकि ये सोर्स है हीट सप्लाई करेगा और ये सिंक है हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नाउ ये हीट इंजन है, ये क्या है, हीट इंजन है। और हीट इंजन क्या होती है, एक साइक्लिक डिवाइस होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला इस डेफिनेशन में कि हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस है जो किसी सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को रिसीव करता है। तो सोर्स से इसने, सोर्स कितने टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे, तो यहां से इसने कितनी हीट ले ली, T1 से इसने हीट ले ली कितनी, Q1। अब इस Q1 में से कुछ पार्ट इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। इस Q1 जो हीट ली है, इसको इनपुट कितना मिला है, Q1, और इसने Q1 में से कुछ जो है वर्क में कन्वर्ट कर दिया उस हीट को, और जो बचा हुआ था, इस Q1 का जो बचा हुआ हिस्सा था उसने रिजेक्ट कर दिया कहां पे, सिंक में। सिंक का टेम्परेचर कितना है, T2, तो इस हीट को कितना लिखेंगे हम, Q2। और लेट मी रिपीट वंस अगेन, यहां पर एक सोर्स है और एक सिंक है। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हम मानेंगे T1, और सिंक का मतलब T1 जो होगा हमारा हाई टेम्परेचर होगा, क्या होगा, T1 हाई टेम्परेचर, और T2 क्या होगा, लोअर टेम्परेचर। ये हम आगे भी यूज करते रहेंगे। अब इस सोर्स से इसने हीट कितनी ली, Q1। हीट इंजन ने क्या करा, Q1 हीट ली, उसमें से कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर दिया और बचा हुआ हिस्सा उसका रिजेक्ट कर दिया सिंक में। फॉर एग्जांपल इसने कितनी हीट ली, यहां से मान लो 100 किलो जूल, और इसमें से इसने 55 किलो जूल को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। बचा हुआ कितना हिस्सा है, 100 माइनस 55, तो कितना हो गया, 45 किलो जूल इसने हीट को रिजेक्ट कर दिया, किसमें, सिंक में। दैट इज व्हाट हीट इंजन, दैट इज व्हाट हीट इंजन। एक बार और पढ़ लो कि हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट्स रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क। कि भाई Q1 रिसीव करी, Q1 में से कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करा W में, और बचा हुआ हिस्सा Q2 रिजेक्ट कर दिया सिंक में। तो ये पॉसिबल है क्योंकि यहां पर 2 रिजर्वायर हैं। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कम से कम 2 रिजर्वायर होने चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक। सोर्स जो हीट को सप्लाई करेगा और सिंक जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोर्स हो सकते हैं, एक सिंक हो सकता है, एक सोर्स हो सकता है, 2 सिंक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हीट एडिशन भी जरूरी है और हीट रिजेक्शन भी जरूरी है ना। हीट एडिशन भी जरूरी है और हीट रिजेक्शन भी जरूरी है। चलो जी, अब बात आती है कि ये डिवाइस तो पॉसिबल है, हीट इंजन है। क्या है ये? हीट इंजन है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हीट इंजन है इसकी परफॉर्मेंस हमको देखनी है। तो परफॉर्मेंस के लिए क्या करेंगे? इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। तो देखो लिखा मैंने यहां पे, एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। तो डिजायर्ड आउटपुट क्या होगा यहाँ पे? W, और रिक्वायर्ड इनपुट क्या है यहाँ पर? Q1। Q1 इसके लिए इनपुट है और W इसके लिए आउटपुट है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं क्या यहां से? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू आउटपुट कितना है? W, और इनपुट कितना है? Q1। यस और नो? और एक बात और सुनो, यहां पे लगाओ जरा एनर्जी कंजर्वेशन। अरे एक बात बताओ, हमारा सिस्टम क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज अवर सिस्टम?
व्हाट इज आवर सिस्टम, क्या हमारा सिस्टम यही है? बोलो यस और नो। हीट इंजन की तो बात कर रहे हैं हम लोग, अरे हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम भी तो हीट इंजन होगा, यस और नो। अब इसमें क्या करो, इस हीट इंजन में क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन। जितनी एनर्जी इन होगी उतनी एनर्जी आउट होगी। तो एनर्जी कितनी इन हुई, Q1, यस और नो, यस। आउट कितनी हुई, W, भाई Q1 इसके अंदर गई, बाहर निकली W और Q2, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। तो क्या यहां से आप W को लिख सकते हो Q1 माइनस Q2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो चलो यहां पे रख दो, इसको यहां पे रखो, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी हीट इंजन की, तो W को रखो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अच्छा, तो यहां से बता सकते हो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जरा इसको सिंपलीफाई करके, तो ये हो जाएगा 1, ये Q1 बाई Q1 1 और Q2 बाई Q1, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस Q2 बाई Q1, यस और नो। दिस इज योर efficiency of heat engine, that is very important, that is very very important my dear students, this is very important, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी वैलिडिटी क्या होगी, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी साइकिल। प्रोसेस के लिए नहीं इक्वेशन, ये किसके लिए है, साइकिल के लिए, क्योंकि ये साइक्लिक डिवाइस है। किसके लिए है, साइक्लिक डिवाइस। तो दिस इज वैलिड फॉर एनी साइकिल। एनी साइकिल का मतलब होता है, एनी साइकिल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी साइकिल। एनी साइकिल का मतलब है चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो और चाहे वो इरिवर्सिबल साइकिल हो। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल साइकिल एज वेल एज इरिवर्सिबल साइकिल। आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो चैट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको रिप्लाई किया जाएगा। पहली बात तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई डाउट आएगा नहीं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, चाहे आपका एकेटीयू की, तो हम पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ एकेटीयू में आ रहा है ना। आप गेट का एग्जाम उठा लेना, ईएस का उठा लेना, एसएसजेई का उठा लेना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। नाउ द सेकंड वन इज, ये तो हुआ हमारा पहला स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, कि भाई केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। क्या पढ़ा हमने, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने क्या दिया हमको, हीट इंजन। कौन सा डिवाइस दिया, हीट इंजन, यस, जो कि क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, सॉरी हीट रिसीव करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है। तो यानी ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। हीट इंजन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। चलो जी, उसके बाद बात करेंगे क्या हम लोग, क्लॉसियस स्टेटमेंट की। देखते हैं क्या है क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखो भाई, यहां पे एक ये हाई टेम्परेचर बॉडी है और एक लो टेम्परेचर बॉडी है। एक हाई टेम्परेचर बॉडी है, हाई टेम्परेचर को हम T1 से लिखते हैं और लो टेम्परेचर को हम T2 से लिखते हैं। हाई टेम्परेचर बॉडी, लो टेम्परेचर बॉडी, हॉटर बॉडी, कोल्डर बॉडी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में लगी है एक डिवाइस, इन दोनों के बीच में लगी है यहां पर एक डिवाइस, और ये डिवाइस कर क्या रही है, ये डिवाइस कर क्या रही है, सुनना ध्यान से, ये डिवाइस कर क्या रही है, ये लो टेम्परेचर जो T2 है वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है ना। कितनी हीट लिख दें इसको, Q2, यस और नो। T2 टेम्परेचर से यहां से कितनी हीट एब्जॉर्ब करी इसने, Q2, और इसने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी थी उसको रिजेक्ट करा दिया ऊपर, कितने टेम्परेचर पे, T1 पे। तो हीट क्या लिख दें यहां पर हम, Q1। देखो भाई, इस डिवाइस को हमने कुछ वर्क नहीं दिया, ये एक डिवाइस है, दिस इज अ डिवाइस, है ना, ये एक डिवाइस है। क्या कर रही है ये डिवाइस, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर कर रही है, और वर्क मिल नहीं रहा है इसको कुछ भी। इसको वर्क हमने कुछ दिया नहीं, इसको वर्क हमने कुछ दिया नहीं, कुछ एनर्जी इसने बाहर से ली नहीं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो बाहर से एनर्जी नहीं ले रही है, बाहर से इसको वर्क नहीं मिल रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी इसको नहीं मिल रही है, और लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफर कर रही है। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, दिस डिवाइस इज नॉट पॉसिबल। ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस जो हीट को ट्रांसफर करा सके फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे गरम चाय आपने बनाई, गरम गरम चाय आपने बनाई, है ना, अदरक डाल के, इलायची डाल के, एकदम बेहतरीन, है ना, ला के आपने रूम में टेबल के ऊपर रख दी,
नाउ व्हाट विल हैपन, तो बाहर का टेम्परेचर, क्योंकि रूम का टेम्परेचर तो कम है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, तो चाय में से हीट ट्रांसफर हो जाएगी अपने आप से किस तरफ, सराउंडिंग में, और चाय आपकी ठंडी हो जाएगी। तो हीट ट्रांसफर हुई ना, लेकिन कहां से कहां हुई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर अपने आप हो जाएगी। कुछ वर्क किया आपने चाय को ठंडा करने के लिए, जब चाय ठंडी हो रही थी, जब दूध ठंडा हो रहा था, तो क्या आपने कुछ वर्क किया, क्या कुछ आपने एनर्जी दी, नहीं दी। तो स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, अपने आप से हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है। मतलब अब जो चाय है, क्या उसको आप गर्म कर सकते हो, क्या चाय को गर्म कर सकते हो बिना इनपुट दिए? आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ आग लगानी पड़ेगी, कुछ इलेक्ट्रिकल चूल्हा चलाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिना इनपुट दिए, बिना एक्सटर्नल एनर्जी दिए क्या चाय अपने आप गर्म हो सकती है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब जैसे पानी देखो, आपने एक गिलास में पानी लिया, जैसे इसमें मान लो बोतल में पानी है ना, अब मैं इस बोतल को ऐसे कर दूं खोल के ना, तो पानी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? पानी नीचे जाएगा ना हमेशा। पानी जो है, वाटर जो है, वो हमेशा हाई हेड से लो हेड की तरफ जाएगा अपने आप से। नीचे से ऊपर जा सकता है, लेकिन एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे आपकी छत पे टैंक रखा हुआ है पानी का, आपकी छत पे वाटर टैंक रखा हुआ है, तो वाटर टैंक आप टैप खोलोगे, ऊपर से पानी अपने आप नीचे आ जाएगा। क्या मोटर चलाने की जरूरत पड़ती है? जब मोटर चलाते हो तो वर्क देते हो, यस और नो? मोटर चलती है, इलेक्ट्रिकल वर्क देते हो, तो ऊपर से पानी अपने आप नीचे आ रहा है। लेकिन जब आपको टैंक भरना होगा, नीचे से पानी ऊपर ले जाना होगा, तो आपको मोटर का स्विच दबाना होगा, मोटर चलेगी, वर्क देना पड़ेगा आपको, पंप चलेगा, तब पानी नीचे से लो हेड से हाई हेड जाएगा। तो जब आप लो हेड से हाई हेड वाटर ले जाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बिना एनर्जी दिए नहीं जाएगा। इसी तरह से हमेशा याद रखना, वाटर हमेशा हाई हेड से लो हेड की तरफ चलता है। इसी तरह से हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वाटर भी तो लो हेड से हाई हेड ले जाते हो, लेकिन वर्क देना पड़ता है। यहां पर ये कह रहा है कि ये एक ऐसी बॉडी है, ये ऐसी एक डिवाइस है जो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर करा रही है, लेकिन वर्क कंज्यूम नहीं कर रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, इसको अगर हम वर्क दे दें, इसको अगर हम कुछ वर्क सप्लाई कर देंगे, अगर इसको हम कुछ वर्क सप्लाई कर देंगे, तो ये क्या करेगी, फिर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर करा देगी। ठीक है जी। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज इंपॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल एंड विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। इसको मत छोड़ देना लिखने से, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हो सकता है, लेकिन वर्क देना पड़ेगा। लेकिन वर्क अगर नहीं दोगे, विदाउट एनी वर्क इनपुट, तो पॉसिबल नहीं है। तो हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी नहीं हो सकता है। अब इसको अगर आपने वर्क दे दिया तो ये पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपने इसको वर्क दे दिया तो हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाएगी, और हमको मिलेंगी फिर यहां से दो डिवाइस, एक हीटर पंप और एक रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कॉन्सेप्ट किसने दिया? क्लॉसियस ने। और हीट इंजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? केल्विन ने। चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट? रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या है? तो रेफ्रिजरेटर बच्चों किसने दिया हमको दिया क्लॉसियस ने। तो रेफ्रिजरेटर के लिए क्या लगेंगे? दो रिजर्वायर तो लगाने ही पड़ेंगे भाई, केल्विन की बात माननी पड़ेगी, यस और नो? कम से कम दो रिजर्वायर का होना जरूरी है। यहां पे लिखेंगे टेम्परेचर T1, यहां का टेम्परेचर लिखेंगे T2। आप सभी जानते हैं कि हम लिख रहे हैं T1 जो है हमारा टेम्परेचर T2 से हमेशा ज्यादा होने वाला है। इनके बीच में एक डिवाइस लगा दो, जिस डिवाइस का नाम क्या है? रेफ्रिजरेटर है। इस डिवाइस का नाम क्या है बच्चों? रेफ्रिजरेटर। क्या लिख देंगे इसको? यहां पे हम रेफ्रिजरेटर लिखेंगे, है ना? तो ये भी साइक्लिक डिवाइस है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है क्योंकि वर्क कंज्यूम करती है, आगे समझाएंगे अभी आपको। तो ये क्या करेगी? ये डिवाइस क्या करती है? लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी, है ना? और हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कितना है? T2, तो ये हीट कितनी लिखेंगे यहां पर हम? Q2। ये टेम्परेचर कितना है? T1, तो ये हीट कितनी होगी? Q1। क्या ये पॉसिबल है? अभी पॉसिबल नहीं है, अभी ये पॉसिबल नहीं है। इसको क्या देना पड़ेगा? कुछ वर्क देना पड़ेगा, यस और नो? तो यहां लिख देते हैं, इसको वर्क दे देते हैं कुछ। यहां पे
जब तक वर्क नहीं दोगे तो ये डिवाइस पॉसिबल नहीं है। तो कितना वर्क दे दिया हमने इसको, W वर्क दे दिया। कितना वर्क दे दिया, W। अच्छा, काम कहां पे आता है रेफ्रिजरेटर, आपके घर में रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर रखा है कि नहीं, जहां पर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रखते हो ठंडा होने के लिए। तो वो जहां पर आपने फ्रिज, भाई दो टेम्परेचर है यहाँ पे, एक T2 है और एक T1 है। तो कौन सा टेम्परेचर है वो, जहां पर आपने फ्रूट्स रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, अंदर का ही टेम्परेचर तो है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है सराउंडिंग। तो भैया ये जो हाई टेम्परेचर है ये तो है सराउंडिंग, है ना, ये रूम टेम्परेचर है। रूम, जिस रूम के अंदर, जिस घर में आपका रखा हुआ है क्या, रेफ्रिजरेटर, रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, T1। और ये क्या है आपका, ये है आपका स्टोरेज, जहां पर आपने फ्रूट्स रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल गर्मियों के दिन है, मई और जून का मंथ है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रहा होगा, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस, और जहां पर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हो उसका टेम्परेचर मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। मान लो हमने कितना मान लिया, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी हो रहा है, इसीलिए कुछ वर्क देना पड़ेगा। वर्क नहीं दोगे तो हीट का ट्रांसफर, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको रेफ्रिजरेटर के लिए क्या देना पड़ता है आपको, लगातार आपको वर्क देना पड़ता है, उसका स्विच ऑन करके रखना पड़ता है, तो वर्क आप दे रहे होते हो, ठीक है। चलो जी, तो यहां से टेम्परेचर कितना है, T2। तो यहां से इस टेम्परेचर अगर आपको 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है तो यहां से T2 टेम्परेचर से आपको Q2 हीट निकालनी पड़ेगी, और Q2 हीट निकालने के लिए आपको W वर्क देना पड़ेगा। और ये जो Q1 है हीट रिजेक्ट हो जाएगी कहां पे, रूम में, सराउंडिंग में। ये हीट रिजेक्ट हो रही होती है कहां पे, आप देखो कभी जो रेफ्रिजरेटर है आपका, उसके पीछे खड़े हो जाना तो देखना वो गरम गरम हवा फेंकता रहता है, हीट रिजेक्ट हो रही होती है। कितनी है वो, यहां पर हम Q1 लिख रहे हैं उस हीट को, यस और नो। अब ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है या पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, अभी इससे पहले हम पढ़ रहे थे हीट इंजन। हीट इंजन से हमको वर्क मिल रहा था, तो वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस थी, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस थी। लेकिन ये तो वर्क कंज्यूम करता है रेफ्रिजरेटर, ये क्या करता है, वर्क कंज्यूम करता है, तो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। ये क्या है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। चलो जी, तो जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एक्चुअली हमको इसकी परफॉर्मेंस देखनी है। पहली बात तो ये देखो इसका फंक्शन क्या है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, जो आपको लिखना है एग्जाम में। ये तो मैंने कहानी बता दी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। अब देखो लिखना क्या है, व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, तो क्या बताओगे कि रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, क्या बोलोगे आप, कैसे डिवाइस है, कि रेफ्रिजरेटर एक साइक्लिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, साइक्लिक डिवाइस है जो कि सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करती है। आपका जो रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर का टेम्परेचर, जहां फल वगैरह रखे आपने, उसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, फॉर एग्जांपल 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और बाहर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या करेगा, आपका काम क्या है इसका, आप क्या चाहते हो कि उस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो स्पेस है उसका टेम्परेचर, वो जो स्पेस है, स्टोरेज जहां पर है, उसका टेम्परेचर क्या रहे आपका, सराउंडिंग से कम रहे। तो रेफ्रिजरेटर का काम है सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करना। ऐसा करने के लिए इसको यहां से हीट निकालते रहने होगा और सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट करते रहना होगा। आप स्विच ऑफ कर दो एक बार तो हीट रिजेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, कुछ समय के बाद, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का स्पेस है वो भी सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो आपको लगातार वर्क देना होगा, यानी वो साइकिल पे काम करना चाहिए। तो इसलिए लिख दिया यहां पे हमने एज लोअर टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन्ड कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ये जो लोअर टेम्परेचर है कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करना पड़ता है हमको, सो दैट्स व्हाई इन अ साइकिल, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है ये साइकिल पे काम करता है। रेफ्रिजरेटर इज अ साइक्लिक डिवाइस। इसी तरह से हीट इंजन में क्या है, साइक्लिक डिवाइस है। अब हम बात कर रहे थे यहां पर परफॉर्मेंस की, कि भाई जैसे हीट इंजन है, हीट इंजन की परफॉर्मेंस हमने कैसे निकाली, उसकी एफिशिएंसी देख करके, कि भाई हमने एफिशिएंसी निकाल ली हीट इंजन की। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना इंजन अच्छा होगा। एफिशिएंसी मतलब क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे अभी एफिशिएंसी के बारे में, कि भाई जितनी ये जो इसको हीट इंजन को हीट दी, हीट इंजन ने जितनी हीट रिसीव कर रही है तो उसने वर्क में कन्वर्ट किया कुछ हिस्सा उसका। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, तो उतनी एफिशिएंसी क्या आएगी, ज्यादा आ जाएगी। बोलो यस और नो, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 100 किलो जूल इसने हीट रिसीव करी थी और 55 किलो जूल इसने वर्क प्रोड्यूस किया और 45 बची हुई रिजेक्ट कर दी। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी कि भाई इस 100 किलो जूल में से जो 50 किलो जूल, अभी कितनी एफिशिएंसी आ रही है इसकी, 55%,
तो अगर ये 55 की जगह 60 हो जाएगी तो एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा आउटपुट मिलेगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। लेकिन वहां पर हम एफिशिएंसी निकालते हैं परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन यहां पर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसमें हम एफिशिएंसी नहीं निकालते, इसमें हम सीओपी निकालते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। Actually, there are two types of devices. One is work consuming devices and another one is work producing devices. Heat engine की हम efficiency निकालते हैं क्योंकि वहां से हमको वर्क मिलता है, वर्क प्रोड्यूस होता है, पावर प्रोड्यूस होती है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में वर्क देना पड़ता है, ये वर्क कंज्यूमिंग है, ये पावर कंज्यूमिंग है। इसकी परफॉर्मेंस हम एफिशिएंसी के टर्म्स में ना लिख करके उसको हम इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ सीओपी लिखते हैं। ठीक है, एक तरह से ये इसकी एफिशिएंसी हो गई है ना, इसकी तरह से क्या हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा आपका, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। तो एक बात बताओ, यहां से बात हो रही है रेफ्रिजरेटर की, तो यहां पर लिखेंगे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट कितना है, जैसे वहां पर डिजायर्ड आउटपुट कितना था W। अब आपको यहां पर किस में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो आपका जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर के अंदर का वो टेम्परेचर इतना मेंटेन रहे, बोलो यस और नो। इतना टेम्परेचर अगर मेंटेन रखना है तो इतनी हीट आपको रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आपने 4 डिग्री से 0 डिग्री पे जाना है, 4 डिग्री से और कम टेम्परेचर मेंटेन करना है तो और ज्यादा हीट रिमूव करनी पड़ेगी। डिजायर्ड इफेक्ट कितना है आपका, आप इसमें इंटरेस्टेड हो ना Q2 में। जैसे आपका एसी लगा हुआ है आपके रूम के अंदर, तो आप अपने रूम के टेम्परेचर से मतलब है कि सराउंडिंग टेम्परेचर से मतलब है। सराउंडिंग का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं है। सराउंडिंग का टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप रिमोट से अपने रूम का टेम्परेचर घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। टेम्परेचर अगर आप 30 रखोगे तो कुछ हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, यस और नो, जैसे इसके अंदर हो रहा है। एसी से भी क्या करते हो आप, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन करते हो। अगर आप 30 की जगह 20 पे चलाओगे तो और ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी। जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर कम करोगे ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी तो ज्यादा वर्क देना पड़ेगा, यस और नो। तो इसी तरह से आप अपने रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर T2 मेंटेन करना चाहते हो तो T2 को मेंटेन करने के लिए Q2 यहां से निकालनी पड़ेगी हीट वहां से, और Q2 हीट को रिमूव कराने के लिए W वर्क देना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड क्या हो गया, रिक्वायर्ड इनपुट W, और डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया, Q2। तो यहां पर देखो डिजायर्ड इफेक्ट है Q2, रिक्वायर्ड इनपुट है W। तो हम लिखेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, यस और नो। उसके बाद क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे कि हमने हीट इंजन में भी लगाया था। तो यहां पर हमारा सिस्टम क्या है, पहले हीट इंजन सिस्टम था, अब हमारा सिस्टम क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, यस और नो, बताओ। तो यहां पर एनर्जी कितनी है इस सिस्टम के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर कितनी एनर्जी इन हुई, दैट इज इक्वल टू Q2। और कितनी और ये W भी तो इसके अंदर जा रहा है भाई, Q2 इसके अंदर गया, W भी तो इसके अंदर गया, तो इन में क्या आ जाएगा, Q2 प्लस W, और यहां से बाहर कितनी एनर्जी निकली, दैट इज Q1। तो यहां से आप W को क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2। पहले भी लिखा था हमने, हीट इंजन में भी क्या था ये, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 था, बोलो यस और नो। यहां से आप लिख सकते हो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो W कितना लिख दोगे, Q1 माइनस Q2। आई होप कि आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा, यस और नो, बोलो यस। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ चुकी है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी साइकिल। जैसे हीट इंजन वाली एफिशिएंसी आई थी, दिस इज फॉर एनी साइकिल, किसी भी साइकिल के लिए वैलिड है, मतलब रिवर्सिबल साइकिल के लिए भी और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए भी। अब ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल साइकिल क्या है, जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पिक्चर और क्लियर होती चली जाएगी। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो आपको मजा आने वाला है, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। चलो जी, तो ये कहानी खत्म हुई हमारी यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की। एक बार पढ़ लो फिर से। रेफ्रिजरेटर का काम होता है मेंटेन लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर एक साइक्लिक डिवाइस होती है जो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। चलो ये तो एक डिवाइस हो गई, है ना। दूसरी डिवाइस क्लॉसियस स्टेटमेंट ने एक तो ये वाली डिवाइस दी हमको, उसके बाद आता है आपका हीट पंप। हीट पंप का डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा, है ना। ये भी क्या कर रहा होगा, ये भी लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी हीट का ट्रांसफर कर रहा होगा, यस और नो। रेफ्रिजरेटर की तरह ये भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफर कर रहा होगा। तो यहां पर हमने लगा दिया क्या, एक बार फिर से हमने लिख दिया यहां पर हीट पंप, है ना।
पहले क्या लिखा था यहाँ पे, R लिखा था, R मतलब रेफ्रिजरेटर और HP मतलब हीट पंप लिखा है ना। तो ये क्या करेगा, ये भी ये लो टेम्परेचर बॉडी से, अच्छा टेम्परेचर लिख दो भाई, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। आप जानते हैं T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है। लो टेम्परेचर बॉडी से हीट रिसीव करेगा, हीट को निकालेगा, और हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को ये क्या करेगा, रिमूव रिजेक्ट कराएगा। और कितना वर्क देना पड़ेगा इसको, W। बोलो यस और नो। T2 से कितना हीट लिया इसने, Q2, कितना वर्क दिया इसको, W, और कितना हीट रिजेक्ट किया, Q1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है आपका हीट पंप। अरे डायग्राम तो वही है, अभी हीट पंप नहीं हुआ, कैसे पता लगेगा आपको, इसका डायग्राम भी वही है, T1 T2 W, है ना। ये देखो T1 T2 W, सब कुछ तो वही है। डिपेंड करेगा इसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, डिपेंड करेगा इसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। चलो समझते हैं इसको। अब देखो, अब देखना जरा, यहां पे समझना मेरी बात को ध्यान से, ऐसा समझो, एग्जांपल समझाऊंगा आपको। देखो पहली बात तो ये समझो कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे जैसे गर्मियों का दिन है, इस रूम का टेम्परेचर आपको 20 डिग्री मेंटेन करना है, और बाहर का टेम्परेचर कितना है, 40। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है। अंदर का टेम्परेचर कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने अंदर से हीट बाहर ले गए। तो लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। बोलो यस और नो। अब मानो कि सर्दियों के दिन है जनवरी में, और टेम्परेचर है बाहर का 4 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस मान लो, और ह्यूमन बीइंग कितने टेम्परेचर पर कंफर्ट फील करते हैं, 16 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, ये रेंज चाहिए होती है ना ह्यूमन बीइंग को। यस और नो। ह्यूमंस को कितना टेम्परेचर चाहिए, 60 डिग्री से ज्यादा। यस और नो। बाहर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, तो ह्यूमन बीइंग को तो ठंड लगेगी। तो अब अंदर का टेम्परेचर हमको ज्यादा करना पड़ेगा। बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है। कैसे बढ़ेगा टेम्परेचर अंदर का, टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब आप उसके अंदर हीट सप्लाई करोगे। तो बाहर से हीट लानी पड़ेगी, बाहर का टेम्परेचर कम, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा, तो कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर अभी भी हो रहा है, और पहले भी यही हो रहा था। पहले क्या था, अंदर का टेम्परेचर कम करना था, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था। तो पहले भी तो यही कर रहे थे आप लोग, कम टेम्परेचर से हीट बाहर निकाल रहे थे। भाई अगर हीट इसके अंदर लाओगे रूम के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सर्दियों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी रूम से हीट बाहर निकाल दो तो टेम्परेचर घट जाएगा। बोलो यस और नो। तो इस बार जो है रेफ्रिजरेटर ने क्या काम किया था, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन किया था। लेकिन जो हीट पंप है ये क्या काम करता है, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। इसका फंक्शन क्या है, जस्ट उल्टा है। सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है रेफ्रिजरेटर, सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करता है हीट पंप। देखो ये हाई टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। इस बार सराउंडिंग आ जाएगा नीचे, इस बार सराउंडिंग लो टेम्परेचर पे है, और ये है आपका रूम, ये है आपका रूम। मान लो आपको इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना है, और ये टेम्परेचर कितना है आपका, ये टेम्परेचर मान लो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। ये बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का है, ये रूम है आपका। तो बाहर से रूम में से सराउंडिंग में से बाहर से रूम के अंदर हीट लेके जानी है आपको। यस और नो। ठीक है, तो मान लो इतना टेम्परेचर डिग्री आपको मेंटेन करना है रूम का, तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी आपको रूम के अंदर। आपको रूम के टेम्परेचर से मतलब है या सराउंडिंग के टेम्परेचर से, सराउंडिंग का तो टेम्परेचर बदल ही नहीं सकते। तो आपको अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है। मान लो कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। T1 टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट लानी पड़ेगी इसके अंदर, Q1। तो इतनी हीट रूम के अंदर लाने के लिए इतना वर्क देना पड़ेगा आपको। यस और नो। तो इसका जो है हम क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि ये भी तो वर्क कंज्यूमिंग है भाई। आपकी जो एयर कंडीशनर है वर्क कंज्यूम करती है कि नहीं करती है, यस और नो। यस। तो ये को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। अरे सर ये तो आपने यहां भी लिखा था, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, तो ये दोनों जगह एक ही तो होगा। बस डिजायर्ड इफेक्ट पहले कितना था, डिजायर्ड इफेक्ट पहले कितना था, Q1 था, सॉरी Q2 था। पहले डिजायर्ड इफेक्ट Q2 था, और अभी डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय W। अरे भाई आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो इस हीट से मतलब है आपको, तो Q1 अपॉन W। और फिर से आप W की वैल्यू कितनी रख दोगे, W की वैल्यू कितनी रख दोगे, तो COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय W की वैल्यू कितनी आती है, W की वैल्यू आती है Q1 माइनस Q2। पहले 2 बार कर चुके हैं, तो Q1 माइनस Q2, दिस इज योर
coefficient of performance. This is your coefficient of performance for heat pump. This is again a very important equation and it is valid for any cycle. ये भी किसी साइकिल के लिए वैलिड होगी, किसी भी साइकिल के लिए वैलिड होगी, चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो चाहे फिर वो इरिवर्सिबल साइकिल हो। यस और नो। तो पहले हमने देखा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से मिला हमको हीट इंजन, उसकी हमने एफिशिएंसी निकाली। उसके बाद देखा हमने क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो हमको मिला रेफ्रिजरेटर, उसकी हमने सीओपी निकाली। उसके बाद हमने देखा हीट पंप, उसके लिए भी हमने सीओपी निकाली। यस और नो। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों को वर्क देना पड़ता है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि सीओपी। जबकि हीट इंजन से हमको वर्क मिलता है, पावर मिलती है, तो उसकी परफॉर्मेंस हम एफिशिएंसी से देखते हैं। चलो, इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है, जबकि हीट पंप सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करता है। लास्ट में देख लेते हैं, बहुत आता है ये भी, रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो जल्दी से एक बार मैं फाइनली बना देता हूं आप लोगों के लिए। एक हीट पंप बनाऊंगा और एक बनाऊंगा हीट पंप और एक रेफ्रिजरेटर। बोलो यस और नो। यस, तो बना देते हैं। यहां पे हम लोग यहां पर बना देते हैं, पहले बनाएंगे रेफ्रिजरेटर और उसके बाद बनाएंगे क्या, हीट पंप। बोलो यस और नो। इसको वर्क देना पड़ेगा। तो यहां पर टेम्परेचर कितना होगा, T1, ये टेम्परेचर कितना होगा, T2, कितनी हीट यहां से आएगी, Q2, कितनी हीट जाएगी, Q1, कितना वर्क देना पड़ेगा, W। ये है हमारा रेफ्रिजरेटर। यस और नो। चलो एक बार हम बना लेते हैं क्या, एक बार। अच्छा, इसकी सीओपी लिख लें अभी हाथ के हाथ ही। इसकी सीओपी कितनी आई थी, रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी आ गई थी, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। बोलो यस और नो। यस, ये आ चुकी है, अभी हमने देखा था। दिस इज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलो जी, जल्दी से बनाओ क्या, जल्दी से बनाओ हीट पंप बना देते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है देख के बताना, डायग्राम को देख के बताना, कुछ अंतर नजर आएगा क्या आपको। यस, ये दिस इज, एंड कुछ वर्क भी देना पड़ेगा, अदरवाइज क्लॉसियस भाई साहब नाराज हो जाएंगे। तो ये है आपका क्या, हीट पंप। ये हमने दे दिया इसको W। ये टेम्परेचर T2 होता है, ये टेम्परेचर T1 होता है, ये Q1 होता है और ये Q2 होता है। याद कर लेना, इस तरह का सेम डायग्राम बनाते हैं, नोटेशन सेम रखते हैं, है ना। न्यूमेरिकल जब करेंगे ध्यान रखना इस चीजों का। इसकी सीओपी कितनी आई थी, सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आया था, दैट वाज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। फर्क कहां पे आता है, फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड इफेक्ट में। बोलो यस और नो। फर्क कहां पर आता है, ये होता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 और हीट पंप की सीओपी कितनी होती है, Q1 एक सेकेंड, ये कितना होता है आपका, ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होती है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। हीट पंप की सीओपी कितनी होती है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। इसमें ऊपर Q2 आता है, इसमें ऊपर Q1 आता है। इसमें Q1 जो है, ध्यान दो, अगर हम बात कर रहे होते हैं ना रेफ्रिजरेटर की, तो इसमें Q2 क्या होता है आपका, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट। यहां पे जो हीट पंप होता है Q1 हो जाता है, वहां पर रेफ्रिजरेटिंग डिजायर्ड इफेक्ट लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट, है ना। इसको भी डिजायर्ड इफेक्ट लिख सकते हैं, या फिर इसको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट लिख सकते हैं, या फिर इसको हम कूलिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है। और यहां पर हम हीटिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। ये सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसमें हम Q2 में इंटरेस्ट रखते हैं, यहां पर हम Q1 में इंटरेस्ट रखते हैं। अब आपको करना क्या है, इनकी दोनों की जो सीओपी आई है, इन दोनों की जो सीओपी आई है उसमें रिलेशन देखना है ना। इन दोनों की सीओपी आ चुकी है, ये सीओपी रेफ्रिजरेटर की, ये सीओपी हीट पंप की। कुछ मत करो, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर करो, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। बहुत आसान है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है AKTU में। तो ये हो गया सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये लिखो सीओपी ऑफ हीट पंप की, है ना, कितना है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, दैट इज व्हाट, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ये हो जाएगा आपका COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ
रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, तो ये हो जाएगा 1। तो यहां से आ जाएगा COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिजल्ट मिले आपको, यस और नो? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना? तो ये भी याद रखेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपको रेफ्रिजरेटर की COP पता है तो हीट पंप की COP भी पता लग जाएगी। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर की COP कितनी है? 3 है, तो 1 ऐड करो कितनी आ जाएगी? 4। या इसकी 4 है तो ये कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बोलो यस और नो? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हमारा यूनिट नंबर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा, है ना? कि सेकंड लॉ डायरेक्शनल लॉ है क्योंकि इसने डायरेक्शन बताई थी, जो कि लिमिटेशन थी किसकी? फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन नहीं बताई थी। यस और नो? 2 स्टेटमेंट होते हैं इसके। इससे पहले हमने रिजर्वायर पढ़े कि भाई एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। जो थर्मल एनर्जी को सप्लाई करता है उसको सोर्स कहते हैं, जो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसको सिंक कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, है ना, वहां से हमको मिला हीट इंजन, और क्लॉसियस स्टेटमेंट, वहां से हमको 2 डिवाइस मिली, एक रेफ्रिजरेटर और एक हीट पंप। रेफ्रिजरेटर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है, जबकि हीट पंप सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करता है। देन वी हैव सीन COP, द रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या रिलेशन आ गया कि भाई COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो बहुत ही शानदार आज का लेक्चर, मैं मान के चलता हूं कि AKTU एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक तो यहां से सीधा सीधा आपको केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और COP में रिलेशन क्या होता है ये आएगा, हीट इंजन क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स भी यहीं से सॉल्व होंगे, यही फॉर्मूले, यही डायग्राम बनाएंगे उसमें भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वास्तव में आपको ये अच्छा लगा है तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और पढ़ रहे हैं इस बार थर्मोडायनामिक्स, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, है ना, काफी एनर्जी खर्च होती है ना। तो चलिए फिर, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो गेटवे क्लासेस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप गेटवे क्लासेस सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स में एनरोल कर लीजिए और पूरी थर्मोडायनामिक्स को एकदम फुल एनर्जी के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। चलो, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।